नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में, विशेष रूप से आज के दिन जो राजनीतिक घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। आज के दिन तो मीडिया में पूरा स्वाति मालीवाल का मामला छाया रहा। भारतीय जी, जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वाति हुँ, मालीवाल ने भी शिकायत दर्ज करा दी है, उनका मेडिकल भी हो चुका है। हुँ, क्या यह घटनाक्रम ऐसा है जो आम आदमी पार्टी को थोड़ी बहुत हुँ। मुश्किल में डाल रहा है? इस पूरी शिकायत को स्वाति मालीवाल ने की है और उसके बाद के घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने मुझे याद पड़ता है कि थोड़ी-सी चर्चा इसके ऊपर की थी। उस वक़्त मेरा कहना ये था कि ये घटनाक्रम का विकास अभी हो रहा है, घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। आज ये घटनाक्रम बहुत आगे बढ़ गया। सवेरे इसकी जो स्थिति थी और शाम को जो स्थिति है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। सवेरे अगर उस पूरे घटनाक्रम पे कोई निगाह डालता, तो उसको यही लगता कि स्वाति मालीवाल के साथ में अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर बहुत बदसलूकी हुई है और बदसलूकी करने का जो आरोपी व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ में लखनऊ हवाई अड्डे पर देखा गया या मंच पर देखा गया उनके साथ। केजरीवाल उसको साथ-साथ लिए घूम रहे हैं और ये वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस व्यक्ति ने, विभव कुमार ने, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है और मुख्यमंत्री को इसका पता है, वो उसका संज्ञान लेकर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सुबह ऐसा लग रहा था कि जो स्वाति मालीवाल हैं वो उत्पीड़ित पक्ष है और उनका एक समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा और शाम को कुछ नए तथ्य प्रकाश में आए और वो तथ्य, मेरा मानना ये है कि कल भी और कुछ नए तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं। हुआ ये कि एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी, शायद आपने वो वीडियो देखा हो। वीडियो में स्वाति मालीवाल, ये उसी समय का वीडियो है जब समझा जाता है कि स्वाति मालीवाल ने वहां पर अपने अपने ऊपर हुए मारपीट वाले हमले के खिलाफ पुलिस को फोन किया। स्वाति मालीवाल वहां पर सोफे पे बैठी हुई हैं, तो पैर पे पैर रखे हुए, और मुख्यमंत्री के आवास पर जो पुलिस वाले तैनात हैं वो उनसे कुछ अनुरोध कर रहे हैं और वो उन पुलिस वालों को जबरदस्त रूप से डांट रही हैं। उनको ये कह रही हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी ले लूंगी, और विभव के बारे में कहती हैं कि उस साले गंजे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल उनके यही शब्द हैं, उसमें साफ तौर पर निकल के आ रहा है। अच्छा, अब मैंने सुबह स्वाति मालीवाल ने जो दिल्ली पुलिस को एफआईआर लिखाई, एफआईआर भी पूरी पढ़ी शब्दशः। इत्तेफाक से मुझे कहीं से एफआईआर मिल गई, वो भी मैंने पूरी पढ़ी। उस एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि उनके ऊपर विभव अचानक कमरे में घुस आए, उन्होंने एकदम चिल्लाए और उनके साथ मारपीट करनी शुरू की, उनको कई चांटे मारे, उनकी लातें मारी, उनको घसीट के पटक दिया और वो फर्श अपनी बचाव के लिए चिल्लाती रही, कोई नहीं आया। फिर वो फर्श पे बैठकर काफी देर तक रोती रही, फिर वहां से उठकर गई और बाहर से ऑटो पकड़कर वो थाने पहुंची। ये उन्होंने एफआईआर में ये लिखा, यही शब्द है। और विभव की आरोप लगाया है कि उन्होंने उस पर साली वगैरह शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन वो जो वीडियो है, उस वीडियो में बिल्कुल दूसरी ही तस्वीर नजर आ रही है। उसमें देख के लग रहा है कि इनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, ये बैठी हुई है वहां पर और ये दूसरों को डांट रही हैं और विभव के लिए साला गंजा शब्द का प्रयोग कर रही हैं। उनको देख कर नहीं लगता कि उनकी शर्ट के बटन तोड़ दिए गए, उनकी शर्ट खींच दी गई, उनको जमीन पर पटक दिया गया, घसीटा गया और उनका सिर जो है मेज में मारा गया। ये सब जो बातें उन्होंने एफआईआर में लिखी हैं, उस वीडियो को देखकर किसी के दिमाग के ऊपर यही असर पड़ेगा कि वो घटना कोई और घटना रही होगी और ये जो वाकया है ये कोई और वाकया है, जबकि दरअसल ये उसी अवधि का वीडियो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इस वीडियो पर 100% विश्वास कर लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि उस वीडियो को 2-3 टुकड़ों से जोड़ के तैयार किया गया हो। ऐसा है तो उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि ये वीडियो है कि नहीं पूरा, और उस पूरे 20 मिनट का जो वाकया है, उस वाकये का पूरा वीडियो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों को पता है और बताया गया है आज कि मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर करीब 80 से ज्यादा क्लोज सर्किट सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। केवल उनका परिवार जहां रहता है उस जगह कोई कैमरा नहीं है, बाकी सभी जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं। उस पूरे परिसर में कोई भी घटना हो,
उसका पूरा वीडियो उस घटना का उन कैमरों से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, अब आप दूसरा सीन देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, वो तो अति सक्रिय है और वो कह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बयान जारी कर रही हैं और ये कंप्लेंट आएगी, वो कंप्लेंट आएगी, केजरीवाल फंसने वाले हैं, ये बोल रही हैं। दिल्ली पुलिस भी अति सक्रिय है, वो प्रधान मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच चुकी है और पूरा जो घटना को रिक्रिएट करने की कवायद वहां पर हो रही है। सवेरे निर्मला सीतारमण ने एक वक्तव्य दिया जो बहुत ही आक्रामक वक्तव्य था। उसमें आम आदमी पार्टी किस तरह महिलाओं का अपमान करती है, ये सब उन्होंने पूरे कई घटनाएं उन्होंने उसमें दिखाई। तो मेरा कहना यह है कि मैं निर्मला सीतारमण के वक्तव्य से बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं, मैं रेखा शर्मा के वक्तव्य से भी बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि रेखा शर्मा और निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के मामले में इन लोगों का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अब आप रेखा शर्मा को देखिए, जब मणिपुर की घटना हुई और जब उसमें कारगिल के एक शूरवीर की पत्नी को नंगा घुमाया गया और उसके साथ दूसरी स्त्रियों को भी नंगा घुमाया गया, उनके गुप्तांगों से छेड़छाड़ हुई सार्वजनिक रूप से, उसमें रेखा शर्मा ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ दिल्ली में बैठकर एक लेटर लिखा बस केवल वहां के मुख्य सचिव के लिए, बस। उसके अलावा कुछ नहीं किया, कोई वक्तव्य नहीं दिया, ना वो वहां पर गई, ना उन्होंने उसकी जांच की, ना उन पीड़ित महिलाओं से मिली, कुछ भी नहीं किया। कितनी बड़ी घटना हुई, इसका वीडियो प्रसारित हुआ था, रेखा शर्मा ने कुछ नहीं किया। उसके बाद संदेश खाली के मामले में वो हाइपर एक्टिव पाई गई, वहां गई बंगाल और बंगाल में जाके बंगाल की पुलिस से भी लड़ी, वो सारा का सारा काम किया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में इतने दिन तक वहां धरना हुआ, बिल्कुल चुप बैठी रही, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से ये सब राष्ट्रीय महिला आयोग की दुर्गति कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, रेखा शर्मा को देखकर ऐसा लगता है कि इसको बीजेपी से पूछ के वक्तव्य देती है। बीजेपी जितना उन्हें बता देती है उतना बोल देती है, इसके अलावा अगर कोई पत्रकार पूछे तो चुप रह जाती है। उनकी अपनी कोई एजेंसी नहीं है, कोई पहलकदमी नहीं है, कोई समझ नहीं है। केवल जहां भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी लाल होनी होती है या उसकी संभावना होती है, वहां रेखा शर्मा स्त्रियों का प्रश्न उठा के मौजूद है। ऐसा उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को बना दिया है। अब आइए दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस की स्थिति यह है कि जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो में मुकदमा दर्ज हुआ, कमल जी, मेरे आपके खिलाफ और मेरे और आपके जैसे लोगों के खिलाफ अगर पोक्सो में मुकदमा दर्ज हो जाए तो हमें एक पल में सबसे पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हम अपनी जमानत की कोशिश वगैरह करते रह सकते हैं, लेकिन पहला जो कदम होगा पुलिस का, उस मुकदमा दर्ज होते ही हमारी गिरफ्तारी का होगा। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पोक्सो में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया, अपने आप नहीं दर्ज किया। मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया और एक तथाकथित रूप से लंबे अरसे तक जांच का नाटक चलता रहा। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को इतना समय दिया कि वो उस पीड़िता जिसने पोक्सो का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करा, उसके परिवार वालों पर दबाव डालकर तिकड़म करके किसी तरीके से उसके पिता का बयान बदलवा दें। बृजभूषण शरण सिंह ऐसा करने में कामयाब रहे और अब भी उनके पास यौन शोषण का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है, लेकिन पोक्सो का मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसमें उनकी तुरंत तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये दिल्ली पुलिस की स्थिति है। तो इससे सीधा लगता है कि स्वाति मालीवाल का पूरा मामला एक राजनीतिक शतरंज है, जिसके ऊपर बाजी खेली जा रही है और उसमें तरह तरह के एक्टर, कोई प्यादा है, कोई घोड़ा है, कोई ऊंट है, कोई वजीर है, उस तरह तरह के एक्टर जो है उसमें सक्रिय है। इसलिए ये एक महिला के सम्मान का मसला नहीं लग रहा है देखने में। मुख्य तौर पर ये एक राजनीतिक चालबाजी लग रही है जो चुनाव के दौरान की जा रही है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी है कि बीजेपी की साजिश का चेहरा है स्वाति मालीवाल और वो अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने, उनकी बात से मतलब ये निकलता है कि अरविंद केजरीवाल के रिहा होने से भाजपा को हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ इस प्रकार की साजिश की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही है और हम लोग उस पर आंख बंद करके मान लें, लेकिन दोनों पक्षों से की तरफ से जो बात आ रही है उससे यही लग रहा है कि ये सीधा और सरल एक महिला के साथ में, एक मुअज़्ज़िज़ महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला नहीं है।
ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं था तो संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ये क्यों कहा कि उनके साथ बदसलूकी हुई है और पार्टी जो है इसका संज्ञान लेगी, कार्रवाई करेगी। और इसके साथ जो एक सवाल ये भी सामने आता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस मसले को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई और उसको उसने खींचने दिया, जिससे राजनीतिक रूप से उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है? मैं आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं इन दोनों बातों को। मेरा मानना यह है कि संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से आम आदमी पार्टी की स्वीकारोक्ति है कि वहां पर इस तरह की घटना हुई। लेकिन संजय सिंह उसके बाद से जो बात का घटनाक्रम है उस पर संजय सिंह की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। जब आतिशी से ये सवाल पूछा गया तो आतिशी का कहना ये था कि संजय सिंह के पास पूरे तथ्य जानकारियां नहीं थी। अब नई जानकारियों के आलोक में वो अपनी बात को नए सिरे से पेश कर सकते हैं, अपनी बात को बदल सकते हैं। जहां तक ये सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी इस चीज को ठीक से इसे निपट नहीं पाई, ये आपकी बात 100% सही है। मुझे लगता है कि जो पार्टी के अंदर समस्याएं पैदा होती हैं, जो पार्टी के अंदर अंतर्विरोध होते हैं, पार्टी के अंदर मान लो कोई पार्टी छोड़ रहा है, दुश्मनों से मिला हुआ है, कोई साजिश कर रहा है या पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ है या कुछ और गड़बड़ कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है या जो भी है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, उसका एक मैकेनिज्म होता है जो सब पुरानी पार्टियों के पास होता है। कांग्रेस में भी ये मैकेनिज्म है, भारतीय जनता पार्टी में भी मैकेनिज्म है और भी जगह है। ये मैकेनिज्म हमेशा काम नहीं करता है। अगर कोई आदमी इसको झुटलाने पे तुला हुआ हो और इसको विफल करने पे आमादा हो तो ये मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। हो सकता है कि स्वाति मालीवाल के मसले में भी ये मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया हो और वो बिल्कुल आमादा हो कि नहीं, उन्हें कुछ ना कुछ करके ही दिखाना है। तो जैसे आतिशी ने कहा भी है कि वो तो अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए आई थी, वो चूंकि वहां थे नहीं इसलिए उन्होंने विभा को फंसा दिया। तो ये सारी बातें हैं। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और उसका किरदार दूसरी परंपरागत जमी हुई पार्टियों से भिन्न तरह का है। उसका सांगठनिक ढांचा भी अलग तरीके का है। उसके अंदर असंतोष को और विरोध को प्रबंधित करने के क्या मैकेनिज्म हैं, कौन कौन सा उसमें पूरा तरीका वो अख्तियार करते हैं, ये अभी मुझे नहीं पता है। और मुझे ये जरूर लगता है कि वो मैकेनिज्म काफी कमजोर किस्म के हैं। जब भी आम आदमी पार्टी के अंदर कोई इस तरह का अंता विस्फोट होता है तो मैकेनिज्म विफल नजर आता है। स्वाति मालीवाल ने ये कहा है आज ही कि जो 2 साल या कुछ साल पहले पार्टी में लोग आए हैं, वो बहुत पुराने लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि वो आतिशी की तरफ कह रही थी कि वो मेरी तरफ कह रही, जबकि 20 साल से ज़्यादा समय से अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी जो है, उसने उनका चरित्र हनन कर दिया कि वो बीजेपी से मिली हुई हैं। तो क्या अभी इस बात के लिए हमें और ज़्यादा इंतजार करना चाहिए कि जो आतिशी कह रही हैं या जो आम आदमी पार्टी कह रही है स्वाति मालीवाल के बारे में, वो बिल्कुल सही है या गलत है? और स्वाति मालीवाल की शिकायत पर भी ज़्यादा तेज़ी से काम होना चाहिए? देखिए, एक बात तो मेरे दिमाग में स्पष्ट है कि ये एक तरफा मामला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक स्त्री के सम्मान पर चोट पहुंचाई गई है, उसके साथ मारपीट की गई है और वो पीड़िता है और वो शिकायत दर्ज कर रही है। इस तरह का मामला केवल नहीं है। क्योंकि जो वीडियो जारी किया है जिसमें वो जिस तरीके से बात कह रही हैं, जो विभव से वो साले गंजे वगैरह वो कह रही हैं उनसे, और वो पुलिस वालों से कह रही हैं तुम्हारी भी नौकरी में ले लूंगी, ये भी बोल रही हैं पुलिस वालों से। तो ये सब जो मामला देख के अब ठीक ठीक वो वीडियो का टुकड़ा जो दिखाया जा रहा है वो किस समय का है, वो पुलिस में जब उन्होंने फोन कर दिया है उसके बाद का है या उससे पहले का है, ये सब चीजें अभी स्पष्ट नहीं है पूरी तरीके से। तो मेरे ख्याल से इस घटना पर निगाह रखनी चाहिए हमें और किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले काफी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों ही पक्षों की बात की जो सच्चाई है उसकी जांच ठीक से की जानी चाहिए। उसके बाद कोई बात कहनी, बोलनी और समझनी समझानी चाहिए। एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि हालांकि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव बनाने की अद्भुत कला को भी दिखाता है? क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना का मामला मीडिया में नहीं आया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस पर बातचीत नहीं की, संदेश खाली बहुत बड़ा मामला बन गया, हालांकि उसका भी वर्णन बहुत ही एक तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाला था, लेकिन बाद में वीडियो आया कि वो सारा फर्जी मामला भी हो सकता है। मणिपुर पर कोई खास चर्चा नहीं होती है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक कुशलता को भी दिखाता है कि जब चाहते एक मुद्दे को बहुत देखिए, बड़ा बना भारतीय देते हैं? जनता पार्टी
जो व्यावसायिक मीडिया है भाजपा का, उस पर कब्जा है। वो भाजपा का जेबी मीडिया है। भाजपा जो चाहती है उसी को वो आगे बढ़ाता है। बाकी चीजों का केवल खाना पूरी के लिए जिक्र कर देता है, लेकिन बाकी चीजों पे चर्चा नहीं करता है। उसके रिपोर्टर वहां झपट के नहीं पहुंचते हैं। ये तो बात सही है कि जिसको रवीश कुमार ने गोदी मीडिया का नाम दिया है, इसको आप चाहें तो सरकारी मीडिया, यानी दूरदर्शन अगर सरकारी मीडिया नंबर 1 है, तो ये सरकारी मीडिया नंबर 2 है। केवल इसमें पूंजी लगी हुई है निजी क्षेत्र की, सरकारी क्षेत्र की पूंजी नहीं लगी हुई है। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की डिजाइन के मुताबिक ये लोग काम करते हैं। ये तो बात सही। इसकी वजह से वो जिस चीज को चाहते हैं उसको उभार देते हैं, और जिस चीज को चाहते हैं उसको दबा देते हैं। अगर आम आदमी पार्टी या विपक्ष की राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें तो उनके लिए इस मसले पर सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है, खासतौर पर इसलिए कि 25 को दिल्ली में चुनाव है। क्या उनको सुझाव या उनकी तरफ से क्या कहा जा सकता है कि उनको ये करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूं कि इस तरह के मसले जो चुनाव के बीच में घटित होते हैं, या तो ये इतने गंभीर हों उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इतना नुकसान हो सकता है कि बिल्कुल किसी पार्टी का पराभव हो सकता है, किसी उम्मीदवार का इस तरह की घटनाओं से पराभव हो सकता है। लेकिन जब घटना के ऊपर संदेह का साया आ जाता है, यानी विभा कुमार ने भी पुलिस में एफआईआर लिखा दी है, ये बिल्कुल नई घटना ही है। स्वाति मालीवाल की नई एफआईआर नहीं लिखाई है, विभा कुमार ने भी पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। तो क्रॉस एफआईआर हो गई है। और ये जो पूरा मामला है अब एक तरफा नहीं रहा। जब कोई मामला एक तरफा नहीं होता है, तब फिर उस मसले का राजनीतिक प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। कुछ दूसरे मसलों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज मैं योगेंद्र यादव का एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को 15 सीटों का फायदा हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि 15 सीटों का नुकसान एनडीए को बिहार में हो सकता है। क्या यह आकलन आपको लगता है कि यथार्थ के नजदीक है या फिर हवा में कुछ टटोलने जैसा ही है? भाई, अगर 15 को नहीं हो सकता है तो मेरी जहां तक लोगों से बातचीत हुई है, 10 का तो हो ही सकता है। 10 का तो मैं भी कहने के लिए तैयार हूं। और मेरे ख्याल से आप जो खुद बिहार से संबंधित हैं, बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप मेरे ख्याल से आप भी इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि कितनी सीटों का वहां पर नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि जैसी खबरें मिल रही हैं, और अगर ये खबरें पूरी तरह गलत नहीं है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नीचे पहुंच सकती है। कर्नाटक में 10-12 सीटों का नुकसान होने की बात बहुत लंबे अरसे से कही जा रही है। मैंने संदीप शास्त्री से भी बात की थी, वो भी मुझे यही बता रहे थे। बिहार के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। और महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा गड्ढा साबित हो सकता है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, वो बहुत खराब चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको उन्हीं की जिन पार्टियों से टूट के वे बने हैं, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, वही उनको परास्त कर रहे हैं बुरी तरीके से। और जब एक गठजोड़ में कोई एक पार्टी गले का पत्थर साबित होती है, वो नीचे जाती है, तो अपने साथ साथ दूसरे गठजोड़ के दल जो होते हैं उनको भी कुछ नीचे ले जाती है थोड़ा बहुत। तो भाजपा की संभावनाओं पर भी उनसे आघात होगा। मुझे लगता है कुल 32 सीटें चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, 33 सीटें चाहिए। अगर उनकी इतनी कम हो जाएंगी तो वो बहुमत से नीचे आ जाएंगे। केवल ये 3 प्रांत ही कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को या बहुमत से नीचे। लेकिन अगर भाजपा की सरकार ना बननी हो तो कितनी सीटें भाजपा की कम होनी चाहिए? अगर कोई विपक्ष का कार्यकर्ता है पूछे तो आपका क्या जवाब हो? मेरा कहना है कम से कम भाजपा की तब सीटें 100 कम होनी चाहिए। अगर भाजपा की केवल 40-50 सीटें कम हुई तो इसका मतलब होगा कि उसने वो पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से केवल 20 सीटें पीछे होगी। तो 20 सीटों का भाजपा जो है वो बंदोबस्त कर लेगी आसानी के साथ। लेकिन अगर भाजपा को 70-80 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो बंदोबस्त नहीं कर पाएगी, और फिर नरेंद्र मोदी की दावेदारी भी समाप्त हो जाएगी। अगर 10-5 सीटों का फर्क रहा, नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी बनी रहेगी और वो गठजोड़ सरकार चलाएंगे अगले 5 साल तक। लेकिन अगर सीटों का ज्यादा फासला रहा तो वो बहुत बड़ी विफलता होगी। फिर नरेंद्र मोदी की दावेदारी नहीं रह पाएगी। फिर तो दूसरे भाजपा के अंदर बहुत सारे जो स्वर मौन हैं वो सब मुखर हो जाएंगे और तरह तरह की बातें निकलकर सामने आने लगेंगी। आशुतोष वार्ष्णेय जो कि एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं, उनका मैंने एक लेख भी देखा और फिर कल उनकी बातचीत भी सुन रहा था आशुतोष के साथ।
तो उसमें वो ये बता रहे हैं मजबूती से अपने दौरे के आधार पर कि राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की बात है और लोग धर्म को ज़्यादा इन्वॉल्व करने के प्रति भी शायद पक्ष में नहीं है, और भी कई बातें उन्होंने कही। लेकिन जो मुझे ज़्यादा रोचक बात लगी वो ये कि वो इस बात पर जाकर रुक जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें कम नहीं होंगी, 62 नहीं मिलेंगी, 302 नहीं आएगा, लेकिन वो ये कहने से भी रुक जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे जाएगी। क्या इसे हम राजनीति का विश्लेषण करने वाले लोगों की अति सावधानी माने, या फिर जैसा उन्होंने कहा कि जीत का अंतर इतना बड़ा रहा है भाजपा का कि शायद बहुत सीटें कम ना हो, वोट जरूर कम हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब मैंने उनकी बात भी सुनी है, लेख भी पढ़ा है उनका, और उनकी जो आशुतोष से उनकी बातें हो रही थी उसमें बहुत सी उन्होंने कुछ अच्छी बातें, ऐसी बातें भी कही हैं जो सोचने काबिल है। मेरा कहना है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के इन जिलों का दौरा किया है, हमने अमेठी का जो दौरा किया है, बाराबंकी का दौरा किया है, इस तरह वो बता रहे हैं पूरा किस किस इलाके का दौरा किया है, और उस दौरे से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनके आधार पर वो बातचीत कर रहे हैं। लोगों से जो उन्होंने बातचीत की है उसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। कुछ वो धारणाएं लेके गए थे कि ऐसा ऐसा होगा। जब उन धारणाओं का उन्होंने लोगों ने जब इसे वो मान रहे थे कि राम मंदिर की वजह से बहुत एक राष्ट्रवादी बुखार आया हुआ होगा पब्लिक को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हिंदुत्ववादी बुखार, ऐसा उन्हें कुछ नहीं लगा। तो वो सब बातें वो बता रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक का दौरा नहीं किया है, उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा नहीं किया है, उन्होंने बिहार का दौरा नहीं किया है, उन्होंने ये जो तीन, उन्होंने पश्चिम बंगाल वो नहीं गए हैं जहां पर भाजपा बहुत करो या मरो के संग्राम में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में कितना भी विपक्ष अच्छा लड़ रहा हो, मैं मानता हूं कि हाथ भाजपा का ही भारी रहेगा वहां पे। ये कर सकते हैं। 2019 में विपक्ष ने 15 सीटें जीती थी, इस बार विपक्ष 5 सीटें और जीत जाए, बहुत अच्छा लड़ा तो विपक्ष 10 सीटें और जीत जाएगा, यानी 15 और 10 25 सीटें जीत जाएगा। लेकिन ये तो सुना होगा कि विपक्ष 60 सीटें जीत जाए और भाजपा केवल 20 सीटें जीते। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं मान रहा है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष 25 सीटें भी जीत जाता है तो वो भी विपक्ष की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें तो जीतेगी। तो वो उनकी बात को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी स्थिति में है और अपने कामों से बुरी स्थिति में है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बिहार में अपना गठबंधन प्रभावशाली बनाने की कोशिश की और उस प्रक्रिया में और कमजोर हो गए, जिस तरह महाराष्ट्र में अपने गठबंधन को और प्रभावशाली बनाने की कोशिश की, बहुत तोड़फोड़ की, उस प्रक्रिया में और कमजोर हो गए। कर्नाटक में उन्होंने जनता दल सेकुलर के साथ, जिसके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसके साथ गठजोड़ कर लिया, लेकिन वो एक जैसे कि दुर्भाग्यशाली आदमी होता है जो एक सेक्स स्कैंडल छिपा हुआ उनका तैयार बैठा हुआ था उनकी पूरी संभावनाओं को कमजोर कर देने के लिए, तो वो और फंस गए वहां पे। और पश्चिम बंगाल में वो मानते थे कि सीए के नियम बनाने से उनको बहुत बड़ा उन्होंने तीक मार लिया है और ये उनका मास्टर स्ट्रोक है वगैरह वगैरह। दूसरा मास्टर स्ट्रोक वो संदेश खाली को मानते थे। आज तो वो खुद ही संदेश खाली का जिक्र नहीं करते। सीए की हालत ये है कि मतुआ इलाकों में भी सीए से कोई मतुआ प्रभावित नहीं है। मतुआ भाजपा को वोट देंगे, लेकिन वो सीए की वजह से जो उछाल आना चाहिए था वो उछाल वहां नहीं मिल रहा है। तो भाजपा ने इन सभी क्षेत्रों में जो पेशबंदियां की थी, वो पेशबंदियां भाजपा की कामयाब नहीं हुई हैं। इसमें ये जो 4 प्रांत हैं, हम लोग देखिए, आपको ध्यान होगा पिछले 2-2.5 महीने से मैं लगातार इन 4 प्रांतों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। मैं लगातार कह रहा हूं पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र, इन 4 प्रांतों में अगर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो 2019 वाला प्रदर्शन किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 300 सवा 300 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ थोड़ी नीचे ही पहुंच जाएगी। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।